एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस है जावेद गुलाम शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राइट टू स्पीडी ट्रायल और बेल के प्रोविजन से रिलेट करता हुआ केस है। अब इसमें होता क्या है कि जावेद को इंडो नेपाल बॉर्डर से 2015 में अरेस्ट किया गया। जावेद के पास लगभग 26 लाख की फेक करेंसी मिली और इसी के साथ साथ एक ड्राइविंग लाइसेंस, नेपाल ड्राइविंग लाइसेंस और वहीं की सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट भी मिला। जावेद को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट फाइलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। जो चार्जेस लगाए गए वो सेक्शन 489B C 120B रेड विद सेक्शन 34 IPC एंड सेक्शन 16 ऑफ UAPA। अब क्या है ये सेक्शंस, एक brief idea. Section 489 basically using fake currency, knowing it to be fake, punishes the use of fake currency with the knowledge कि वो fake है और काफी serious offense है। It invites a penalty of life imprisonment. I'm sorry, max. Then we have section 489C which punishes the possession of fake currency with an intention to use it. 120 भी आपको पता ही है, conspiracy. और सेक्शन 16 UAPA which punishes all those terrorists act which threaten the economic stability of the country। ठीक है, अब इन सेक्शंस में तो ट्रायल शुरू हो सकता था आमतौर पे, मतलब ऑर्डिनरीली चार्जशीट फाइलिंग के बाद। सेक्शन 16 में यूं ही ट्रायल नहीं शुरू हो सकता था। राइट, UAPA जैसे जो लॉज होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और इन लॉज की ग्रेविटी, इनके सेक्शंस की ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है दैट अ पोटेंशियल मिसयूज इज अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट्स। राइट, इसलिए इन सेक्शंस में प्रोसिक्यूशन या ट्रायल शुरू करने से पहले प्रोसिक्यूशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से एक परमिशन को सीक करता है। अब ये गवर्नमेंट इन चार्जेस को सपोर्ट करते हुए एविडेंसेस जो प्रोसिक्यूशन को देने पड़ते हैं, फाइल करने पड़ते हैं विद द परमिशन, विद द सैंक्शन, उनकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है और इफ द गवर्नमेंट गेट सेटिस्फाइड कि हाँ चार्जेस फ्रिवोलस नहीं है, दे एक्चुअली हैव सब्सटेंस इन देम, परमिशन दे दी जाती है। अब इस केस में सेक्शन 16 में ट्रायल शुरू करने से पहले प्रोसिक्यूशन ने 2015 में सैंक्शन की रिक्वेस्ट रेस करी यूपी गवर्नर के पास और उसे रिक्वेस्ट मिल गई। प्रोसिक्यूशन गॉट द परमिशन टू प्रोसीड विद द ट्रायल अंडर सेक्शन 16। इस सैंक्शन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एग्जामिनेशन पे पाया कि भाई इस सैंक्शन में टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। सैंक्शन के साथ, लाइक आई सेड, एविडेंसेस भी देने पड़ते हैं। उन एविडेंसेस को इंडिपेंडेंटली इंक्वायर किया जाता है और उसके बाद कहीं परमिशन दी जाती है। सोचने वाली बात है कि prosecuting a person under these kinds of act means that there is a probability that he'll go down for life। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन सारे लॉज को बहुत स्ट्रिक्टली शब्दशः फॉलो किया जाए, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए छोटे छोटे फॉल्ट्स को भी कोर्ट नज़रअंदाज नहीं करता। अब इस केस में यही हुआ था। प्रोसिक्यूशन ने आधे पके एविडेंसेस के साथ सैंक्शन के लिए अप्लाई कर दिया था। बिना किसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के गवर्नर ने सैंक्शन दे भी दिए थे और इसलिए हाई कोर्ट ने इन सैंक्शंस को कैंसिल कर दिया। 2017 में फिर से सैंक्शंस के लिए अप्लाई किया गया। तब तक केस आगे बढ़ चुका था, प्रोसिक्यूशन के पास कुछ एविडेंसेस रहे होंगे। अब 2017 में जब सैंक्शंस को अप्लाई किया गया तो इसलिए किया गया ताकि ये जो लीगल गैप्स पहले आए थे ये फिर से ना आए और बिना किसी इंटरफेरेंस के सेक्शन 16 या UAPA की प्रोसीडिंग्स के साथ मूव ऑन किया जा सके। प्रॉब्लम ये आती है कि जब 2017 में सैंक्शंस के लिए फाइल किया गया, ट्रायल कोर्ट काफी आगे पहुंच चुका था और पहले ही चार्ज फ्रेम कर चुका था और उनमें सेक्शन 16 UAPA का भी चार्ज था। मतलब बिना सैंक्शन के, एंड सेक्शन 16 स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर द रिक्वायरमेंट कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस अंडर दिस सेक्शन अनलेस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन हैज बीन प्रोक्योर्ड। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इस 16 सेक्शन की कि जब तक आप
आपके पास परमिशन नहीं आ जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, तब तक आप इस सेक्शन के अंडर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। परमिशन हाई कोर्ट ऑलरेडी कैंसिल कर चुका है और आपने कॉग्निजेंस लेके चार्ज फ्रेम कर दिया। हाई कोर्ट ने इस बात को पूरी की पूरी प्रोसीडिंग पर ही ला दिया, मतलब द एंटायर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स दैट इनिशिएटेड अगेंस्ट जावेद अंडर यूएपीए वर पुट इन क्वेश्चन, और हाई कोर्ट ने इस वजह से सेक्शन 16 के चार्ज को ही कैंसिल कर दिया। ओके, अब जो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू हुई वो 489 बी और सी में ही हुई। इस बीच जावेद कंटिन्यूसली अप्लाइड फॉर बेल, ही केप्ट ऑन अप्लाइंग फॉर बेल, क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थे ये, तो कोर्ट ऑफ सेशंस, हाई कोर्ट, किसी भी जगह से बेल नहीं मिली। 2024 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट में बेल हियरिंग का नंबर आया। माइंड यू, ये आदमी 2015 से कस्टडी में है, ओके, और 2024 में सुप्रीम कोर्ट में इनकी बेल की हियरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉन एनालिसिस फाउंड कि भाई इन 9 सालों में जब से ये बेचारा कस्टडी में लिया गया है, तब से लेकर अब तक सिर्फ 2 ही विटनेसेस को एग्जामिन किया गया है एंड प्रोसिक्यूशन इज नोवेयर क्लोज टू फिनिश दिस केस। मतलब ये बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर है, कोई प्रॉपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और ये जेल में ही है। अब देखो, सोचने वाली बात है, इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड क्रिमिनल लॉ, यहाँ पे एक डिलेमा आ जाती है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। हम we presume, or the criminal law in our country, the criminal jurisprudence in our country presumes everybody innocent until he is proven guilty beyond reasonable doubt। ठीक है, अब हम इस तरह के केसेस में बेल नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि ये नॉन बेलेबल केसेस हैं। यहीं पे आ गया कॉन्फ्लिक्ट, डेडलॉक, कि पहले तो आप कह रहे हैं कि आदमी तब तक गिल्टी नहीं है जब तक कि उसकी गिल्ट प्रूव नहीं हो जाती, और उसके बाद फिर आप उसे कस्टडी में भी रख रहे हैं, बिना उसकी गिल्ट प्रूव हुए आप उसे सालों साल कस्टडी में रख रहे हैं, उसे उस चार्ज का, उस क्राइम का पनिशमेंट दे रहे हैं जो अभी तक साबित ही नहीं हुआ। ये है कॉन्फ्लिक्ट। इस केसेस में, इस तरह के केसेस में जहां पे बेल कैन नॉट बी गिवन एज अ मैटर ऑफ राइट, एंड the presumption also has to be kept in mind, कोर्ट स्पीडी ट्रायल पे फोकस करते हैं। ये राइट जो है स्पीडी ट्रायल का, ये आया ही, इवॉल्व हुआ ही इसलिए क्योंकि आप बेल नहीं दे सकते। यू कैन नॉट जस्ट टेक क्रिमिनल लॉ लाइटली, द पर्सन इज स्टिल अ सस्पेक्ट, और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नाम की भी कोई चीज होती है, तो आप उसे बेल नहीं दे सकते, आप उसे रिलीज भी नहीं कर सकते, आप उसे कस्टडी में भी उसे रखना जरूरी है, और आप उसकी गिल्ट भी अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं। तो द बेस्ट वे यू कैन बैलेंस बोथ दीज इज थ्रू कंडक्टिंग द ट्रायल इन द मोस्ट स्पीडी मैनर, एक्सपीडाइटेड ट्रायल। जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन करवाइए, उसके इनोसेंस और गिल्ट पे एक प्रॉपर एडजुडिकेशन दे दीजिए ताकि उसकी सजा सार्थक हो जाए, और अगर वो बेगुनाह है तो बेचारा अपने घर जाए, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब प्रोसिक्यूशन आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था और वो 9 साल से जेल में ही था। ये दिस राइट टू स्पीडी ट्रायल हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। आप सबको पता ही है कि बहुत सारे केस लॉज आए हैं जिनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को आर्टिकल 21 का पार्ट माना है। ये मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका एवोल्यूशन मेनका गांधी से शुरू होता है। सो मेनका गांधी फर्स्ट, देन हुसैन आरा खातून, उसके बाद फिर शीला बार से, उसके बाद फिर के नजीब, और फिर आप इस जावेद गुलाम नबी शेख को भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लैंडमार्क केस लॉज हैं जो राइट टू स्पीडी ट्रायल को, AR अंतुले वर्सेस RS नायक भी है, इनफैक्ट शीला बारसे से पहले AR अंतुले ही होगा शायद, आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज, आप देख सकते हैं। दीज आर द लैंडमार्क्स। ठीक है, मेनका गांधी, हुसैन आरा खातून, देन AR अंतुले वर्सेस RS नायक, देन के नजीब जो कि 22 का ही केस है, उसके बाद फिर ये आ जाता है जावेद नबी जो कि अब ये 24 का केस है। तो इन सारे केसेस को यूज करके आप राइट टू स्पीडी ट्रायल पे एक बेहतरीन आंसर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो इनजस्टिस है, आपने ट्रायल भी स्पीडी तरह से नहीं किया, द पेस विद विच यू आर मूविंग, यह आदमी तो और 20 साल जेल में ही रहने वाला है।
ठीक है, और 20 साल की तो इसकी टोटल सजा भी नहीं है, हम इसे 20 साल की सजा भी नहीं देंगे अगर इसका क्राइम प्रूव भी हो जाता है। इवन इफ वी डिक्लेयर हिम गिल्टी, ही स्टिल वुडंट हैव टू स्पेंड 20 years बिहाइंड द प्रिजन। इतना सीवियर सेंटेंस नहीं है इसका, ठीक है। तो सजा जो अंडर मतलब सजा मिलने से पहले ही बहुत सारा पनिशमेंट ये ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। 436A भी आता है लाइमलाइट में। 436A CRPC सबको पता ही है। So if a person who is under trial, who is still going through the trial, cannot be kept inside the jail for half of the maximum punishment that is given in the charges that are alleged on him. ठीक है, तो एक व्यक्ति जिस पे चार्जेस लगे हुए हैं, वो उन चार्जेस में दी गई मैक्सिमम सजा से हाफ तक ही डिटेंशन में रखा जाएगा। तो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 10 साल की मैक्सिमम सजा है और 5 साल उसे जेल में हो चुके हैं, तो कोर्ट उसे अब बेल देगी ही देगी। बेल वुड बिकम अ मैटर ऑफ हिज राइट, ठीक है, जो कि पहले नहीं था। अनलेस द चार्जेस imposed on him are punishable with death or life imprisonment। अब इस केस में यही था, पार्टली लाइफ इम्प्रिजनमेंट और पार्टली 7 years। 489C का मैक्स पनिशमेंट 7 years है और 489B का मैक्स पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो 436A जो है वो आधा अप्लाई होता है, पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 16 पे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, लेकिन सेक्शन 16 के तो चार्ज को कैंसिल ही कर दिया था हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए कहा कि भाई दिस मैन हैज स्पेंट इनफ टाइम इन जेल एंड इट इज टाइम दैट वी रिलीज हिम नाउ। अब प्रोसिक्यूशन को जितने एविडेंसेस इकट्ठे करने थे वो हो चुके हैं। इसको कस्टडी में रखने का जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इनटू कस्टडी एनीमोर। कस्टडी में रखने की वजह ये थी कि भाई वो इंडिया का नहीं था, ही वाज अ नेपाली, राइट, ही वाज अ पर्सन ऑफ नेपाली डिसेंट। अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस की प्रोसीडिंग बीच में ही रुक जाती, इस वजह से उसे बेल नहीं दी जा रही थी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसकी बेल को अप्लाई कर दिया एंड देयर वर सर्टेन कंडीशंस दैट वर पुट ऑन हिम। उसे अपनी सिटीजनशिप, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ सरेंडर करना था। जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो अरेस्ट किया गया था, जिस ट्रायल कोर्ट में उसका केस चल रहा था, उसके ज्यूरिसडिक्शन के को लीव नहीं कर सकता था। वो एविडेंसेस के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। इस तरह की कंडीशंस को लगा के फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल अलाउ कर दी। ठीक है, ये केस बेल से भी रिलेटेड है, आपको बता ही चुकी हूं मैं। तो बेल के प्रोविजंस हम सबको पता ही हैं, सेक्शन 437, 439 CRPC, राइट, जो कि BNSS में 480 और 483 है। ठीक है, 3 तरह की बेल होती हैं। Whenever you write an answer about bail, it has to define all 3 kinds of bails that are provided in our procedural law. So the first bail is a regular bail जो कि 437, 439 में दे रखी है। ओके, फिर दूसरे तरह की जो बेल आ जाती है वो इंटरिम बेल हो जाती है। इंटरिम बेसिकली इज अ शॉर्ट टर्म और अ टेम्पररी बेल, जो एक छोटे से टाइम के लिए दी जाती है while the proceedings of regular bail और anticipatory bail are pending। तो जब तक कि रेगुलर बेल की या एंटिसिपेटरी बेल की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तब तक एक शॉर्ट टर्म बेल दे दी जाती है, दैट इज इंटरिम बेल। एंड द थर्ड काइंड ऑफ बेल इज एंटिसिपेटरी बेल which is given under section 438 of CRPC, now section 482 BNSS। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस डिस्कस किए गए along with 436A CRPC, right? So these are all the legal provisions that are there in the case। एक बार हम कंटेंट को भी देख लेते हैं। So these are the legal provisions, types of bail, regular, interim, anticipatory। Regular bail आपको सबको पता ही, interim मैंने बता दिया। Anticipatory bail आपको पता ही होगी, a bail applied for in an apprehension of an arrest under a non-bailable offense। ठीक है, तो ये anticipatory bail होती है। सेक्शन 436A CRPC को डिटेल में डिस्कस किया गया, विच इज नाउ सेक्शन 479 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, राइट। आर्टिकल 21
यहाँ पे एक्सप्रेसली डिस्कस नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 बहुत इनहेरेंटली इस केस का पार्ट है. So bail was granted, like I said, these principles were affirmed. Right to speedy trial एक fundamental right है. Bail should not be withheld as a form of punishment. If state cannot ensure a speedy trial, it should oppose bail. अगर speedy trial को आप oppose नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, resources नहीं है, investigation mechanism slow चल रहा है, burden बहुत ज़्यादा आ गया है, overworked हैं आप, तो आप bail दे दीजिए. किसी को ज़बरदस्ती custody में मत रखिए. Right? That would be violating the entire foundation on which our criminal law rests. These are the important cases related to bail and right to speedy trial. गुरबख्श सिंह सीबिया बहुत ही ज़्यादा important केस है, उसके बिना बेल का आंसर हो ही नहीं सकता. हुसैनारा खातून राइट टू स्पीडी ट्रायल, वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन मैंने सारे केस बता दिए जो स्पीडी ट्रायल से रिलेट करते हैं. अब्दुल रहमान अंतले वर्सेस आरएस नायक, अगेन स्पीडी ट्रायल से रिलेट करता हुआ केस. देन वी हैव सत्येंद्र कुमार अंतल वर्सेस सीबीआई, 22 का केस है, 436A के ऊपर था ये केस. आई होप आपको पता है इस केस के बारे में. लेट्स मूव ओवर टू आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. राइट टू स्पीडी ट्रायल इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. आई होप टू सी योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो. इसी तरह के और क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. Which of the following cases considered a landmark judgment by the Supreme Court of India that recognized right to speedy trial as a fundamental right under Article 21 of the Constitution? अब यहाँ पे दो केसेस हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मैंने दोनों केसेस का नाम लिया था. लैंडमार्क कौन सा माना जाएगा जिसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड एज अ फंडामेंटल राइट? ठीक है, तो आई एम रियली एक्साइटेड और इंटरेस्टेड टू सी व्हाट आंसर्स यू ऑल गिव. ठीक है, तो इसका एक ही सही आंसर है और आप वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे. विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील्स विद बेल? आपको पहले ही बताया जा चुका है. ठीक है, बेल से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो मैंने अपनी पुरानी सीरीज में जब मैं सीआरपीसी और बीएनएसएस के प्रोविजंस को कंपैरेटिवली एनालाइज कर रही थी तब मैंने बताए थे. अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वापस से देख लें. मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से सेक्शंस को याद रखना है. यू नीड टू क्रिएट अ कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस विच आर इम्पोर्टेंट from a preliminary point of view and then mains point of view and then write down the new sections. और उसको आप लगातार याद करते रहिए. पूरे लॉ के पूरे सेक्शंस आपको पहले भी नहीं याद करने थे, आज भी नहीं करने. वही इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो पहले पढ़ने पड़ते थे वही आज करने हैं, बस नंबर चेंज हो गया है. Means questions critically examine the concept of fundamental right to a speedy trial under the Indian Constitution. How has the Supreme Court of India interpreted and enforced this right in its various judgments? Discuss the challenges faced in ensuring the implementation of this right and suggest measures to overcome these challenges. ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पे. Examine the constitutional and statutory provisions related to bail in India. Discuss the principles laid down by the Supreme Court of India regarding the grant of bail. How do these principles balance individual liberty with societal interests? Provide suggestions for improving the bail system to address current challenges. ये questions previous year नहीं है, ये दृष्टि के अपने questions हैं. इन पर आप आंसर ज़रूर लिखिए, बहुत अच्छे questions हैं, right? तो आज के लिए इतना ही. I sincerely hope कि आपको ये केस और इससे related provision समझ आए हैं. इस केस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये भी आप समझ गए हैं. तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग केसेस के साथ हम मिलते रहेंगे. तब तक सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.